गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है केरला लैंडस्लाइड। टॉपिक आपके सिक्योरिटी या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लगभग 144 पर्सनस जो हैं उनकी डेथ हो गई है, 197 इंजर्ड हुए हैं क्योंकि मल्टीपल लैंडस्लाइड्स रिपोर्ट की गई हैं वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला से। तो लैंडस्लाइड क्या होती है? ये मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, डेब्री या फिर अर्थ हो सकती है एक स्लोप के नीचे उतरती हुई। और ये एक टाइप ऑफ मास वेस्टिंग होती है ड्यू टू ग्रेविटी। ज़्यादातर ये माउंटेनियस टेरेन्स में होती है। और इसके नेचुरल कॉजेज़ क्या होते हैं? हैवी रेनफॉल हो गया, अर्थक्वेक, स्नो मेल्टिंग या फिर स्लोप्स अंडर कट कर जाते हैं जब फ्लडिंग की वजह से, तो लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं। लेकिन ये कई बार एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन कॉजेज़ से भी, मैन मेड कॉजेज़ से भी हो सकती है, जैसे एक्सकेवेशन। अगर आपने कटिंग करी है हिल्स या ट्रीज़ की, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है कैटल की, तो जो है ऑफ कोर्स ये लैंडस्लाइड हो सकती है। और रेनफॉल इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड इवेंट सबसे कॉमन है इंडिया में। तो अभी पॉसिबल रीजंस अगर हम देखें वायनाड लैंडस्लाइड के पीछे, तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल ही है। एक ऐसी फ्रेजाइल इकोलॉजी जहाँ पर स्टेडिली पॉपुलेशन प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, वहाँ पर 140 की जो है बारिश अगर 24 घंटे में हो गई, तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से जो है ये लैंडस्लाइड हो गया। तो जो पूरा वेस्टर्न केरला का जो रीजन है वो एक हिली टेरेन है, शार्प स्लोप्स है वहाँ पर, और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल रहता है लैंडस्लाइड्स को। तो इवन इसरो के जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने 2023 में कहा कि 10 आउट ऑफ 30 मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया जो हैं के जो हैं वो केरला में ही लोकेटेड हैं। और ऑफ कोर्स वायनाड उसमें 13th रैंक पर है। बहुत ज़्यादा रेन होने की वजह से जो है सॉइल जो कि है वो सैचुरेट हो गई मॉइस्चर या वाटर से, जो कि रॉक तक जो है ये मॉइस्चर या वाटर पहुंच गया। उससे क्या हुआ कि जो फ्लो बिटवीन सॉइल और रॉक लेयर का था उसके बीच में वाटर पहुंच गया, जिससे कि जो फोर्स जो बाइंड कर रही थी इन सॉइल इस सॉइल को रॉक्स के साथ, वो वीकन हुई और जो है मूवमेंट जो है वो ट्रिगर हुई। तो अब देखते हैं कि ग्रीन कवर का भी इस पर इफेक्ट हुआ, लॉस ऑफ ग्रीन कवर का भी। 59% टोटल लैंडस्लाइड्स इन केरला जो है वो प्लांटेशन एरियाज़ में ही होती हैं। और जो लॉस ऑफ फॉरेस्ट है वो उससे फ्रेजिलिटी जो है टेरेन की वो बढ़ गई है। ठीक है। तो अगर हम देखें क्लाइमेट चेंज का भी इसमें रोल है। क्लाइमेट साइंटिस्ट ने कहा कि वार्मिंग ऑफ द अरेबियन सी वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से एक्सट्रीमली हैवी या अनप्रडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं केरला में। साउथ ईस्ट अरेबियन सी जो है वो वार्म होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो एटमॉस्फेयर अबव दिस रीजन है इंक्लूडिंग केरला, वो थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होता जा रहा है। तो ट्रेंड ऑफ डीप क्लाउड सिस्टम्स डेवलप होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो एक्सट्रीमली हैवी स्पेल्स ऑफ रेन देखने को मिल रही हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। इवन जो वेस्टर्न घाट्स के ऊपर जो माधव गाडगिल जी की रिपोर्ट थी, उसमें भी कहा गया था कि वायनाड हिल रेंजेस जो है उनको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाना चाहिए। 75% ऑफ जो ये माउंटेन रेंजेस हैं वेस्टर्न घाट्स की, इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा था कि इस पे जो है माइनिंग, क्वारिंग, कोई भी थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स या लार्ज स्केल विंड एनर्जी पर बैन लगना चाहिए। लेकिन जो सजेशंस जो ये 2011 में दिए गए थे, 14 साल बीतने पर भी जो है ये इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि केरला की स्टेट गवर्नमेंट या फिर इंडस्ट्रीज़ या इवन लोकल कम्युनिटीज़ भी ये जो है वो सजेशंस मानना नहीं चाहती। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ले फ्लाइट कैंसलेशंस। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाई टेम्परेचर जब हाई ऑल्टीट्यूड पर होता है उसकी वजह से जो है फ़्लाइट ऑपरेशंस में डिसरप्शन देखने को मिल रही है, लेह से खासकर, क्योंकि जो कि 10,700 फीट अबव मीन सी लेवल है। तो एयरक्राफ्ट्स कैसे फ्लाई करते हैं, पहले तो ये मैकेनिज़्म समझते हैं। एयरक्राफ्ट्स के जो विंग्स होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि जो टॉप सरफेस है वो ज़्यादा कर्व होता है दैन द बॉटम। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे एयरक्राफ्ट मूव हो रहा होता है तो एयर जो है वो फास्टर ओवर द टॉप मूव करती है देन जो नीचे नीचे के एरिया से। ठीक है। तो इसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल लगता है, मतलब जो फास्ट मूविंग एयर है वो लोअर प्रेशर क्रिएट करती है अबव द विंग्स एज़ कम्पेयर टू दी डाउन साइड ऑफ विंग्स। तो ये प्रेशर जो डिफरेंस जनरेट होता है इससे लिफ्ट जनरेट होती है जिसको हम एक फोर्स मानते हैं, और ये ही एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ होने में हेल्प करती है।
तो अब इसमें हाई टेम्परेचर का क्या रोल है, क्यों हाई टेम्परेचर की वजह से जो है वो एयरक्राफ्ट सफ़र कर रहा है। हाई टेम्परेचर से क्या होता है कि जो एयर है वो एक्सपैंड होने लगती है, कम डेंस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत कम एयर मॉलिक्यूल्स बचते हैं एयरक्राफ्ट के विंग्स के नीचे, जो कि उसको सफिशेंट लिफ्ट जनरेट करके दे सकें। तो एयरक्राफ्ट्स जो हैं 1% लिफ्ट लूज़ कर देते हैं जितनी बार 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो इंजन की परफॉर्मेंस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है इससे, क्योंकि जो इंजन परफॉर्मेंस है उसके लिए जो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है कंबस्शन के लिए वो भी कम हो जाती है। और प्लेन्स को लॉन्ग रनवे की ज़रूरत पड़ती है, मोर पावरफुल इंजन्स की ज़रूरत पड़ती है हॉटर कंडीशंस में फ्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल देखें, अगर एक रनवे जहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो वहाँ से प्लेन सिर्फ 6500 फीट के रनवे से ही जो है वो टेक ऑफ कर पाएगा, जबकि अगर 40 डिग्री का टेम्परेचर है तो उसको 80 to 100 फीट का रनवे चाहिए होगा। एक्सट्रीम हीट में तो कई बार टेक ऑफ करना इम्पॉसिबल भी हो जाता है। ठीक है, तो लैंडिंग जो है वो भी चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि थिनर एयर जो है वो लैंडिंग को भी मुश्किल कर देती है, क्योंकि ब्रेक्स के अलावा पायलट्स जो है वो रिवर्स थ्रस्ट का भी यूज़ करते हैं, मतलब कि जो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट होती है, तो उसकी वजह से जो है वो एयरक्राफ्ट को स्लो डाउन कर पाते हैं लैंडिंग करते हुए। लेकिन जब थिन एयर होगी तो क्या होगा, ये रिवर्स थ्रस्ट जो है वो जनरेट इतनी नहीं हो पाएगी जिससे कि लैंडिंग की जा सके। तो लेह में यही सिचुएशन हो रही है। एयर वैसे भी ऑलरेडी थिन रहती है क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है, और रनवेज़ वहाँ पर शॉर्ट बनाए जाते हैं क्योंकि माउंटेनस रीजन है, और वहाँ पर जब हाई टेम्परेचर्स पहुँच जाते हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पर ये फ्लाई करने में दिक्कत हो रही है। तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग का भी रोल है कि एक्सट्रीम हीट जो है उससे एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ और लैंडिंग में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एयरपोर्ट्स को अडेप्ट करना पड़ेगा कि अपनी फ़्लाइट्स को इस तरह से शेड्यूल करें कि वो रात को या कूलर टाइम्स पर जो है वो फ्लाई करें या लैंड करें, और अपने रनवेज़ को एक्सटेंड करना पड़ेगा। टेक ऑफ के जो वेट होता है, अपने फ़्लाइट का वेट होता है, उसको भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट जो है उन्होंने आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल जो है वो आईआईटी दिल्ली में लॉन्च किया है। तो ये आइडियाज़ लेने के लिए ये लॉन्च किया गया है रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जिससे कि बिहेवियरल चेंजेस आ सकें एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल्स से रिलेटेड। तो ये एनकरेज और मोटिवेट करता है स्टूडेंट को, करेगा स्टूडेंट्स को, ताकि वो मिशन लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकें और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो एक तरह से रिमार्केबल अपॉर्चुनिटी है इंस्पायर्ड माइंड्स के लिए कि वो पार्टिसिपेट कर सकें ऐसी ग्लोबल मूवमेंट में जो कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को डेडिकेटेड है। तो मिशन लाइफ है क्या? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो कि एक इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट है, ताकि लोगों को नज किया जा सके, कम्युनिटी को भी नज किया जा सके कि वो प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करें एनवायरनमेंट को। तो 26 जो है COP26 थी ग्लासगो में जब नवंबर 2021 में, तब ये लॉन्च किया गया था मिशन लाइफ। और इसका प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था कि 1 बिलियन इंडियंस जो है एज वेल एज अदर पीपल जो कंट्रीज़ में हैं उनको सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करने के लिए नज किया जा सके। तो P3 मॉडल मतलब प्रो प्लानट पीपल, उसके ऊपर ये स्पिरिट को ये फॉलो कर रहा है। तो इसमें इंडिविजुअल्स को नज करने को कहा जा रहा है कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस लें। फिर इंडस्ट्रीज़ को इनेबल किया जाने के प्रोग्राम है कि वो मार्केट्स को स्विफ्टली रिस्पॉन्ड करें अपनी जो है चेंजिंग डिमांड के हिसाब से। फिर गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी जो है वो इन्फ्लुएंस करने का इसमें ऑब्जेक्टिव है कि वो सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन को जो है वो सपोर्ट करें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नैनो माइंड टेक्नोलॉजी। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्चर्स जो हैं कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस के, उन्होंने डेवलप की है मैग्नेटोजेनेटिक्स टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है नैनो मैग्नेटोजेनेटिक इंटरफेस फॉर न्यूरोडायनामिक्स। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो न्यू पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ओपन कर रही है अंडरस्टैंडिंग और मैनिपुलेटिंग के लिए कॉम्प्लेक्स ब्रेन फंक्शंस को, जैसे कॉग्निशन, इमोशन, मोटिवेशन। तो इससे वायरलेस, रिमोट या प्रिसाइज मॉड्यूलेशन हो सकेगी स्पेसिफिक डीप ब्रेन न्यूरल सर्किट्स की। तो इसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड्स और मैग्नेटाइज्ड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ सिलेक्टिव एरियाज़ जो होते हैं ब्रेन के सर्किट्स के, उनको एक्टिवेट किया जा सकेगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे कि कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स माइस जो है उनमें एक्टिवेट करके उनको जो है वो उनका एपेटाइट को कंट्रोल किया गया। फिर जो है उनको उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया गया उससे। तो ये एक तरह से सिग्निफिकेंट स्टेप है न्यूरोसाइंस की रिसर्च में, जिसको आगे ह्यूमंस में भी यूज़ किया जा सकेगा। कई तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जा सकेगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गोलन हाइट्स। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक डेडली स्ट्राइक हुई है प्लेइंग फील्ड में गोलान हाइट्स के, जिससे कि फेयर्स ऑफ अ न्यू वॉर इन द रीजन जो है वो शार्पली एस्केलेट हुए हैं। और इसके अलावा जो है हमास के चीफ को भी रिसेंटली इसराइल ने जो है वो असैसिनेट कर दिया है। तो गोलन हाइट्स क्या है? एक रॉकी प्लेट्यू है साउथ वेस्टर्न सीरिया का, जहाँ जो कि साउथ वेस्ट ऑफ डमास्कस में जो कि है लोकेटेड है। डमास्कस क्या है? सीरिया की कैपिटल। तो इसको ऑक्यूपाइड टेरिटरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन इसे ऐसा कहते हैं। लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, जॉर्डन रिवर द्वारा बाउंडेड है। इसराइल ने गोलन हाइट्स को सीरिया से सीज़ किया था 1967 पी 6 डे वॉर के टाइम पर। और मोस्ट ऑफ द सीरियन इनहेबिटेंट्स जो थे उस टाइम पर वो फ्ली कर गए थे। और एक आर्मिस्टिस लाइन जो है वो इस्टेब्लिश की गई और रीजन जो है ये इसराइली मिलिट्री के कंट्रोल में आ गया। और 1973 में भी ट्राई किया सीरिया ने, बट वो ऑफ कोर्स उस टाइम पर फेल हुआ। तो 1974 में सीरिया और इसराइल ने आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन किया और एक यूएन ऑब्जर्वर फोर्स जो है वो वहाँ पर सीज फायर लाइन पर जो है वो ऑब्जर्व करती है इसको। इसराइल ने यूनिलैटरली इसको अनेक्स कर लिया 1981 में और लगभग 20,000 जूइश सेटलर्स जो है वो गोलन हाइट्स में बसा दिए। और वहाँ पर इजरायली मिलिट्री बेसिस और लिसनिंग पोस्ट्स भी हैं। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है? सीरिया की जो कैपिटल है वो यहाँ से आसानी से देखी जा सकती है। गोलन हाइट्स जो है वो एक बॉर्डर भी शेयर करता है जॉर्डन और लेबनान के साथ। और ये एरिया एक की सोर्स ऑफ वाटर भी है। क्यों? क्योंकि जो रेन वाटर होता है गोलन के कैचमेंट एरिया में वो ही जॉर्डन रिवर को फीड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जीका वायरस। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड जो है वो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के, उन्होंने कहा है कि एक एक्शन प्लान तैयार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अगर जीका वायरस डिजीज़ को मैनेज करना हुआ तो। जीका वायरस एक मस्कीटो बॉर्न वायरस है, डेंगू फीवर की तरह ही आरएनए बेस्ड वायरस है। जीका फॉरेस्ट युगांडा के नाम पर इसको रखा गया था, जहाँ पर ये पहली बार डिस्कवर किया गया 1947 में। फर्स्ट केस जो है वो 1952 में आया था। और ये टिपिकली ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरियाज़ ऑफ अफ्रीका, अमेरिका, सदर्न एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक में ये बीमारी पाई जाती है। और ये पीपल टू पीपल जो है वो एक एडिस जिप्सी मस्कीटो जो होता है उसकी बाइट से फैल सकती है। इवन सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर इन्फेक्टेड मदर से एक बेबी को भी जो है ये बीमारी फैल सकती है। तो मैनी पीपल जो इससे इन्फेक्ट होते हैं उनको तो कभी कभी कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं या फिर बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स फीवर, रैश, हेडेक, जॉइंट एंड मसल पेन, रेड आइज होते हैं। करंटली कोई वैक्सीन भी नहीं है इसको ट्रीट करने के लिए या कोई मेडिसिन भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने रिसेंटली ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू की हैं बैंक्स के लिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो से रिलेटेड। और कहा है कि उनको हायर स्टॉक ऑफ लिक्विड सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ेंगी अपने पास एज अ बफर ऑन डिपॉजिट्स। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या है? ये प्रपोर्शन ऑफ हाईली लिक्विड असेट्स हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने पास रखते हैं ताकि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को वो मीट कर सकें। तो जैसे 30 दिन का रखा जाता है, ये 30 दिन के लिए इसलिए सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि जब भी कोई ऐसी क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक्स को लगभग 30 दिन लग जाते हैं उसको रिस्पॉन्ड करने में। तो ये 30 दिन के लिए रखने का पर्पज़ यही है इसके पीछे। और ये इसलिए रखा जाता है कि जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास सफिशेंट लेवल ऑफ कैपिटल रहे कोई भी शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन अगर लिक्विडिटी को हो रही हैं तो उसको राइड आउट करने के लिए। तो बेसल 3 एग्रीमेंट का ही ये के बाद ही ये लिक्विडिट एलसीआर जो है वो सामने आया था ग्लोबली। और आरबीआई ने जनवरी 2015 से इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। तो इसमें कौन से एसेट्स आते हैं? जैसे कैश रिजर्व्स जो हैं सेंट्रल बैंक्स के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिनको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में। तो जितनी भी स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो के एलिजिबल एसेट्स होते हैं वो भी परमिट किए जाते हैं कि वो भी अंडर एलसीआर रिक्वायरमेंट्स रखे जा सकते हैं, खासकर अगर वो एक्सेस में हो तो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी गई है एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम को प्रोक्योर करने के लिए आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स में जो लगाए जाएंगे इंडियन आर्मी के। तो ये एडवांस्ड लैंड नेविगेशन सिस्टम है क्या? रिंग लेज़र गायरो बेस्ड नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं। तो ये पाथ को दिखाने के लिए मिलिट्री मैप में का के कोऑर्डिनेट्स
का यूज़ करते हुए ESM फॉर्मेट में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये GPS या हाइब्रिड नेविगेशन डेटा दोनों ही तरह का या फिर इनर्शियल डेटा जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। इनवर्स स्पूफ प्रूफ होते हैं, इनको हैक करना मुश्किल होता है। हाई लेवल्स ऑफ इंक्रिप्शन इसमें यूज़ की जाती है। तो 3 तरह के मोड होते हैं। इनर्शियल मोड मतलब कि जब जैसे कि जो सेंसर्स बताते हैं कि आप कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन में हो। हाइब्रिड मोड जिसमें कि इनर्शियल सेंसर का भी यूज़ किया जाता है या GPS रिसीवर का भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर GPS मोड में तो आपको पता है कि इंडिपेंडेंट होता है ये सेंसर से। GPS का इस्तेमाल, GPS सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि जो ये ALNS होगा ये कंपैटिबल होगा इंडिया के IRNSS के साथ भी, ठीक है, जो कि नाविक है इंडिया का GPS का कंपैटिटर। तो ALNS जो है वो कंपैटिबल होगा डिफेंस सीरीज़ मैप्स से भी, ताकि हाई एक्यूरेसी और हो सके नेविगेशन एप्लीकेशंस में। और इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड चेन्नई के से प्रोक्योर किया जाने वाला है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल कल्चर फंड। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया है नेशनल कल्चर फंड के बारे में। तो ये कल्चर फंड जो है 1996 में चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट के अंदर मोबिलाइज़ किया गया था या सेटअप किया गया था, ताकि एक्स्ट्रा रिसोर्सेज PPP मॉडल के थ्रू प्रमोट, प्रोटेक्ट या प्रिजर्व करने के लिए इंडिया की टेंजिबल या इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिए यूज़ की जा सकें। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि ऐसा फंड है ये कि कंजर्वेशन, मेंटेनेंस, प्रमोशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, अपग्रेडेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स में यूज़ किया जाता है। और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट फैसिलिटेट करने के लिए कार्डर ऑफ स्पेशलिस्ट में कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो है ट्रेनिंग होती है उसको भी यूज़ किया जाता है। तो एडिशनल स्पेस भी ये प्रोवाइड करता है एग्जिस्टिंग म्यूज़ियम्स और न्यू म्यूज़ियम्स को कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। कल्चरल एक्सप्रेशंस की डॉक्यूमेंटेशन में भी इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मैनेज और एडमिनिस्टर किया जाता है गवर्निंग काउंसिल द्वारा, जो कि चेयर की जाती है मिनिस्टर ऑफ कल्चर द्वारा। एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी होती है सेक्रेटरी कल्चर द्वारा हेडेड, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट करती है उन पॉलिसीज़ को। जो इसमें डोनेशंस होती हैं वो 100% टैक्स बेनिफिट मिलता है उसमें, ठीक है। इवन कंपनीज एक्ट के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी कंट्रीब्यूशन जो है वो मानी जाती है इसमें, अगर कंपनीज करती हैं। तो NCF जो है वो डोनेशंस ले सकता है कॉर्पोरेट से, PSU से, ट्रस्ट से, इंडिविजुअल से, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Kerala landslide. This topic is important for your security and disaster management topic. So at least 144 people have been killed and 197 have been injured, and after multiple landslides have struck the hilly Wayanad district of Kerala. So what is a landslide? So it is the movement of a mass of rock, debris or earth down a slope, and these landslides are type of mass wasting. They are any downward slope movement of soil and rock under the direct influence of gravity. Landslides occur mainly in mountainous terrains, and they are where there are conducive conditions of soil, rock, geology, and slope. So there are natural causes which can trigger a landslide, like heavy rainfall, earthquakes, snow melting, and undercutting of slopes. These landslides can also be caused by anthropogenic activities, that is man-made activities like excavation, cutting of hills and trees, excessive infrastructure development, and even overgrazing by cattle. So in India, rainfall induced landslides events are most common. And if we look at the Wayanad landslide, then extremely heavy rainfall, a fragile ecology, and steadily increasing population pressures all combined together to trigger these multiple landslides. So this region received more than 140 of rainfall in 24 hours, and this whole of western Kerala, which is a hilly terrain with sharp slopes, is susceptible to landslides. Even ISRO's National Remote Sensing Center in 2023 warned that 10 out of the 30 most landslide prone districts in India were located in Kerala, and Wayanad was the 13th in rank. When a lot of rain happens, the soil gets saturated with water, and it reaches down the level of rocks, and it flows between the soil and the rock layers. Therefore, it weakens the force that binds these soil to the rocks, and that's why it triggers the movement. So in 2021, a study was also conducted which revealed that 59% of total landslides in Kerala occurred in plantation areas, and loss of forests increased the fragility of the terrain. Okay, so climate scientists have also warned that warming of the Arabian Sea is also responsible, because southeast
Arabian Sea is becoming warmer, causing the atmosphere above this region, including in Kerala, to become thermodynamically unstable. And scientists have noticed that a trend of deep cloud systems are formed due to the warming of the Arabian Sea, which is causing extremely heavy spells of rain in a short period of time. So, even in 2011, when the Madhav Gadgil report on Western Ghats was giving recommendations, it recommended that Wayanad ranges be declared the ecologically sensitive zones. And this panel recommended that 75% of the mountain ranges of this region should be declared ecologically sensitive, and there should be a ban on mining, quarrying, new thermal power plants, hydropower projects, and large scale wind energy projects in this ecologically sensitive zone. Okay, but these suggestions, which were made by the panel, have not been implemented even after 14 years due to the resistance from state governments, industries, and local communities. Okay. So the next topic is Leh flight cancellations. This topic is important for your science and tech section. So high temperatures at high altitude is disrupting the flight operations to and fro from Leh, located at nearly 10,700 feet above the mean sea level. So how do aircrafts fly? Aircraft wings are designed with the top surface more curved than the bottom. As the aircraft moves, air flows faster over the top of the wings than beneath them. So this follows the Bernoulli's principle, in which the faster moving air results in lower pressure above the wings. Okay, this pressure difference generates a force called lift, which helps the aircraft to take off. Okay, so what happens during high temperature is that higher temperatures cause air to expand and become less dense, which results in fewer air molecules beneath an aircraft's wings, so as to generate sufficient lift. According to atmospheric science, aircraft lose about 1% lift for every 3 degrees Celsius temperature increase. Okay, so thinner air also affects engine performance by reducing the oxygen available for combustion, which decreases thrust. As a result, planes need longer runways and more powerful engines to take off in hotter conditions. There is also an example here that if the temperature is 20 degrees Celsius, and a runway of 6,500 feet would be sufficient. But for the same aircraft to fly at 40 degrees Celsius, a runway of 8,200 feet would be required. So in extreme heat conditions, there is sometimes possible that takeoff does not even take place. So thinner air is also making the landings more challenging, because during the landings, in addition to the brake on the wheels, pilots also use reverse thrust, which means the thrust in the opposite direction to the movement of aircraft, so as to slow down the aircraft while landing. But in case of thin air, the reverse thrust generated might not be enough to perform this task. So that's what is happening in Leh also. So situations like these is causing difficulty in landing as well as takeoff in Leh, where the air is already thin and runways are shorter because of mountainous region. So global warming, of course, is also playing a role here, because it is increasing the global temperature, and therefore airports must adapt by scheduling flights during cooler times, mostly during nights, and extending the runways also, and also to reduce the takeoff weights. Okay. So the next topic is Ideas for Life portal. This topic is important for your environment section. So recently, Union Environment Minister has launched this Ideas for Life at IIT Delhi. It was launched for inviting ideas related to products and services which induce behavioral changes related to environment friendly lifestyles. It aims to encourage and motivate students to contribute their innovative ideas to the global initiative of Mission Life. It is a remarkable opportunity for inspired minds to participate in a global movement dedicated to environmental sustainability. What is Mission Life? It is an India led global mass movement to nudge the individuals and community action to protect and preserve the environment. It was launched during the COP26 in Glasgow in November 2021. The aim is to mobilize 1 billion Indians as well as other people in other countries to become individuals who practice sustainable lifestyles. That's why the spirit behind this Mission Life is pro planet people. So the aim is to nudge individuals to practice simple yet effective environment friendly actions, enable industries and markets to respond swiftly to the changing demand, and influence the government and the industrial policy to support both sustainable consumption and production.
So the next topic is nanomind technology. This topic is important for your science and tech section. So researchers from the Korean Institute of Basic Science have developed a magnetogenetics technology called the Nanomagnetogenetic Interface for Neurodynamics, nanomind. This would open up new possibilities for understanding and manipulating complex brain functions like cognition, emotion, and motivation. So this would allow for wireless, remote, and precise modulation of specific deep brain neural circuits using the magnetic fields and magnetized nanoparticles, which can selectively target the or selectively activate the targeted brain circuits. So this will activate specific neurons in different parts of the brain, like what we saw during the experiment in the mice. Okay, so this activation of inhibitory neurons resulted in the remarkable 100% increase in appetite and feeding behaviors in mice. So this would be a significant step forward in neuroscience research, and it could be helpful in treatment of several neurological disorders. So the next topic is Golan Heights. This topic is important for your international relations, or deadly strike on a playing field in the Israeli-occupied Golan Heights has sharply escalated fears of a new war in this region. So what is Golan Heights? It is a rocky plateau in the southwestern Syria, just southwest of Damascus. It is considered occupied territory under international law and UN Security Council resolutions. It covers an area of 1,000 square kilometer. It is bounded by the Jordan River, and Israel seized this Golan Heights area from Syria during the 1967 Six-Day War. Most of the Syrian Arab inhabitants fled this area during this conflict, and at that time an armistice line was established, and this region came under Israeli military control. Of course, the Syrian side tried to retake the control during the 1973 war, but it lost. Both countries signed the armistice in 1974, and a UN observer force was put in place on the ceasefire line. But Israel unilaterally annexed this Golan Heights in 1981, and this move was not recognized internationally. About 20,000 Jewish settlers live on the Golan Heights, which is also home to Israeli military bases and listening posts. So Syrian capital Damascus can be clearly seen from the top of the Golan Hills. Importantly, the Golan Heights share a border with Jordan and Lebanon. But the most important thing here is that this area is also a key source of water in an otherwise arid region. So, how it happens? Rainwater from this Golan area or the Golan Heights feeds into the Jordan River. Okay, so the next topic is Zika virus. This topic is important for your social issues. So Union Minister for State and Health of State for Health and Family Welfare has said that Government of India has formulated an action plan for managing the Zika virus disease. What is Zika virus? It's a mosquito-borne virus similar to dengue fever. It is a RNA virus. It is named after the Zika forest in Uganda, where it had been discovered for the first time in 1947, and the first human case of Zika was reported in 1952. So it typically occurs in the tropical and subtropical areas of Africa, America, Southern Asia, and Western Pacific. It is most commonly spread to people by the bite of an infected Aedes aegypti species mosquito. It can also spread through sexual contact, blood transfusion, and from an infected mother to her baby. Okay, so many people infected with Zika will not have much symptoms, or will have mild symptoms, but the most common symptoms are fever, rash, headache, joint and muscle pain, and red eyes. Currently, there is no vaccine to prevent or medicine to treat Zika. So the next topic is liquidity coverage ratio. This topic is important for the economy section. So RBI has recently issued the draft guidelines for banks on the liquidity coverage ratio, essentially asking them to set aside a higher stock of liquid securities as a buffer on deposits. So LCR refers to the proportion of highly liquid assets held by financial institutions so that they can maintain an ongoing ability to meet their short-term obligations. Generally, 30 days a buffer is created because in a situation of financial crisis, it generally takes about 30 days for governments and central banks to respond. So it is intended to make sure that banks and financial institutions have a sufficient level of capital to ride out any short-term disruptions to liquidity. LCR in banking resulted from the Basel III agreement, and RBI has been implementing LCR since January 2015. LCR assets can include cash, reserves with central banks, central government bonds, which can easily be converted into cash. In India, all statutory liquidity ratio eligible assets are permitted to be considered under the LCR requirements if they are in excess. Okay.
So the next topic is advanced land navigation system. This topic is important for our security section. Recently, acceptance of necessity was accorded to the procurement of advanced land navigation system meant for the armored fighting vehicles of the Indian Army. So advanced land navigation system is a link laser gyro based navigation system which will be used for traversing a path defined by the coordinates of a military map in ESM format. This will provide inertial, GPS, and hybrid navigation data for the navigation requirements. This system will be spoof proof with high levels of encryption. So it can be operated in three different modes: inertial mode, which basically means that it would be dependent on sensory inputs; hybrid modes, which means that it would be dependent on both sensors as well as the GPS receiver; then the GPS mode, which means that it is independent of the inertial sensory inputs. So this system is compatible with the IRNSS also, which is the competitor of India's 2 GPS. So this will offer compatibility with Defense Series maps also, and this equipment will be procured from Bharat Electronics Limited, Chennai. Okay. So the next topic is National Culture Fund. This topic is important for your art and culture section. So recently, Union Minister for Culture and Funds has, Union Minister for Culture and Tourism has informed the Lok Sabha about the National Culture Fund, which was set up as a trust in 1996 under the Charitable Endowment Act of 1890, with a view to mobilize extra resources through PPP model, and the aim is to administer and apply the fund for conservation, maintenance, promotion, protection, preservation, and upgradation of monuments which are protected or otherwise, and to impart training and facilitate development of a cadre of specialists and cultural administrators. It will also be used to facilitate the in providing the additional space in existing museums and construct new museums to accommodate or create new and special galleries. It will also be used for documentation of cultural expressions. Okay, so it is managed and administered through a governing council chaired by the Minister of Culture, which decides the policies. There is also an executive committee headed by the Secretary Culture to execute those policies. Donations made to the National Culture Fund are eligible for 100% tax benefit, and uh, NCF activities can also be made eligible for the NCF activities are also made eligible for the corporate social responsibility requirements of the companies. Okay, NCF can receive donations from corporates, PSUs, trusts, as well as the individuals for maintenance and preservation of centrally protected monuments, cultural projects through NCF. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.